ये चैप्टर का फ्लो जो है वो दो पार्ट में है, सेल्फ एंड पर्सनैलिटी। सेल्फ के बारे में जब हम समझते हैं, सेल्फ क्या होता है पहले इसको समझते हैं। So self refers to the totality of an individual's consciousness, experience, ideas, thoughts and feelings with regard to herself or himself. खुद के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, एक्सपीरियंसेस क्या हैं, दैट इज योर सेल्फ। सेल्फ एस्टीम मतलब स्वावलंबिता, आप अपनी वर्थ कितनी रखते हैं, दैट इज सेल्फ एस्टीम। वी ऑलवेज मेक सम जजमेंट अबाउट आवर ओन वैल्यू और वर्थ, दिस इज सेल्फ एस्टीम। सेल्फ रेगुलेशन, आपको पता है कि यार ये काम नहीं करना है मुझे, फिर भी आप कर रहे हैं। आपको पता है ये काम मुझे करना चाहिए क्योंकि ज़रूरी है, चाहे वो करियर के लिए, एग्जाम्स के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए, बट आप फिर भी नहीं कर पा रहे हैं और आप अपने आप को बार बार बोलते हैं यार मैं करना तो चाहता हूँ पर होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेल्फ रेगुलेशन। एंड देन सेल्फ एफिकेसी बाय एल्बर्ट बेंडोरा। सेल्फ एफिकेसी का मतलब आपके जीवन में घटने वाली घटनाओं को जिम्मेदार आप किसको मानते हैं, उसके जिम्मेदार खुद को मानते हैं या दूसरों को मानते हैं, लक को मानते हैं या अपने एफर्ट्स को मानते हैं। तो अगर आप अपने एफर्ट्स को मानते हैं, अच्छा या बुरा जो भी है, मतलब हाई सेल्फ एफिकेसी है। अगर आप लक को और दूसरों को हमेशा दोष देते रहते हैं, मतलब लो सेल्फ एफिकेसी है। सेल्फ को समझते हैं इस चैप्टर के अंदर में। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हर रोज मैं कुछ सबमिटिव क्वेश्चंस डालता हूं जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। So self is basically divided into three subsets: culture and self, concept of self, cognitive and behavioral aspects of self. Concept of self, खुद के बारे में हम दो चीजें होती हैं। एक तो हमारी पर्सनल आइडेंटिटी होती है, जो आपका नाम है, आप है ना, आपकी एज पर्सनल आइडेंटिटी है। सोशल आइडेंटिटी, आप किस शहर में रहते हैं, आप किस रिलीजन को फॉलो करते हैं, आप किस कल्चर में रहते हैं, ये आपकी सोशल आइडेंटिटी है। सोशल आइडेंटिटी के बाद काइंड्स ऑफ सेल्फ में तीन तरीके हैं: पर्सनल सेल्फ, सोशल सेल्फ और फैमिलियल सेल्फ। तीन तरीके के सेल्फ देखते हैं आप। पर्सनल सेल्फ मतलब मैं, सोशल सेल्फ मतलब सोसाइटी मेरे बारे में क्या समझती है, सोसाइटी के लिए मैं कौन हूं, और फैमिलियल सेल्फ मतलब व्हाट आई एम फॉर माय फैमिली, दैट इज फैमिलियल सेल्फ। कल्चर का सेल्फ पर क्या असर पड़ता है, खुद पर क्या असर पड़ता है कल्चर का? बहुत ज्यादा असर पड़ता है, डिपेंडिंग आप किस तरीके के कल्चर में बड़े हो रहे हैं। तो एक वेस्टर्न पर्सपेक्टिव होता है जिसमें इंडिविजुअल और ग्रुप अलग अलग होते हैं। तो वेस्टर्न में आप देखेंगे कि व्यक्ति जो है वो, उसको पता नहीं होता उसके बाजू वाला कौन है, क्या कर रहा है। जबकि इंडियन पर्सपेक्टिव में गांव के बाहर कुछ लोग बैठे होंगे जिनको पूरे गांव के बारे में पता होगा कि किसका किसके साथ कौन सा चक्कर चल रहा है। तो दैट इज ग्रुप। और ये दोनों ही चीजें असर करती हैं आपके सेल्फ पर। एंड देन कम्स द कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ। कॉग्निटिव और बिहेवियर। कॉग्निटिव मतलब समझ, बिहेवियर मतलब एक्शंस और हरकतें। तीन तरीके हैं: सेल्फ एस्टीम, एफिकेसी एंड रेगुलेशन। सेल्फ एस्टीम जैसे हमने समझा कि मेरी वर्थ मेरे अंदर क्या है, दैट इज माय सेल्फ एस्टीम। चार तरीके से बनती है। जनरली ये 15-16 साल की उम्र तक बन जाती है, उसके बाद सिर्फ हम उस सेल्फ एस्टीम को जी रहे होते हैं। एकेडमिक कॉम्पिटेंस, मैं एकेडमिकली कितना स्ट्रांग हूँ, मुझसे हो पाता है या नहीं हो पाता है। अगर आप अपने आप को बार बार ये बोलते हैं कि यार मैं एकेडमिकली बहुत खराब हूँ, तो एकेडमिक कॉम्पिटेंस में आपकी सेल्फ एस्टीम लो है, इसको बेहतर करना आपको पड़ेगा क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी है। देन सोशल कॉम्पिटेंस, सोसाइटी, यार मुझे लोगों के साथ उठना बैठना पसंद नहीं है, रिश्तेदार मुझे पसंद नहीं है, मुझे कहीं जाना पसंद नहीं है, ऐसा है क्या, या इसका जस्ट ऑपोजिट है, तो यह आपका सोशल कॉम्पिटेंस बन जाता है, हाउ गुड यू आर विद द सोसाइटी। एथलेटिक कॉम्पिटेंस मतलब आप कितना अपनी बॉडी को एथलेटिकली यूज करना चाहते हैं। तो आप बाहर निकलते हैं घर से या घर पे ही पड़ा रहना ज्यादा पसंद करते हैं। आपको लगता है कि यार मुझसे ये गेम नहीं हो पाएगा, मैं ज्यादा मेहनत वाले गेम नहीं खेल पाऊंगा, ज्यादा मेहनत वाले काम नहीं कर पाऊंगा, इस तरीके का अगर आपको लगता है तो यू हैव लो एथलेटिक कॉम्पिटेंस। एंड देन फिजिकल अपीयरेंस, मैं कैसा दिखता हूँ। ये जनरली इस उम्र में हम देखते हैं, बार बार आईना देखते हैं, अपने आप को खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं। और अगर हमें सोसाइटी ने ऐसा बोल दे रखा है कि यार तुम तो गंदे दिखते हो, तुम ऐसे दिखते हो, वैसा दिखते हो, मोटे हो, काले हो, इस तरीके का, तो हम ओवर द टाइम हमारी सेल्फ एस्टीम जो फिजिकल अपीयरेंस को है लेकर वो धीरे धीरे कम होने लगती है। सेल्फ एफिकेसी जो अल्फ्रेड बेंडूरा बनाते हैं, अल्फ्रेड बेंडूरा क्या बोलते हैं कि सेल्फ एफिकेसी मतलब हम अपने जीवन के आउटकम्स को लक पे देते हैं या खुद पे देते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, आप मेहनत करेंगे तो फल आपको मिलेगा। लक जो है इट्स एन एक्सटर्नल फैक्टर जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो जितना आप एफर्ट डालेंगे उतना ज्यादा बेहतर आप सक्सेसफुल जीवन में हो पाएंगे। एंड देन सेल्फ रेगुलेशन, कुछ ऐसी चीजें पहले ऑब्जर्व कर सकते हैं हम अपने आप को कि यार कौन सी चीजें काम नहीं कर रही हैं, एंड देन उसको रिफाइन किया जा सकता है। सेल्फ इंस्ट्रक्शन, यार एक करके दिखाएंगे। कई बार आप स्पोर्ट्स में देखते होंगे जहां पर व्यक्ति जो है वो खेल रहा है और बार बार अपने आप से बात कर रहा है, राइट।
सेल्फ इंस्ट्रक्शन कि और अच्छा करूंगा, और बेहतर करूंगा, और बेहतर करूंगा, दैट इज सेल्फ इंस्ट्रक्शन। एंड सेल्फ रीइंफोर्समेंट कि यार मुझे गुपचुप खाना पसंद है, पर मैं जब तक ये सिलेबस कवर नहीं कर लूंगा, ये चैप्टर कवर नहीं कर लूंगा, तब तक मैं नहीं जाऊंगा खाने, राइट। तो ये जो है सेल्फ रीइंफोर्समेंट है कि उसके बाद ही मैं अपने आप को रीइंफोर्समेंट दूंगा वंस आई एम डन विद दिस। सो सेल्फ रेगुलेशन के ये 3 कॉन्सेप्ट्स होते हैं। सो ये तो बात हुई सेल्फ की, खुद के बारे में आप कैसे और क्या समझ पाते हैं। फिर हम आते हैं पर्सनैलिटी के ऊपर। जब पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो पर्सनैलिटी के अंदर अगेन 2 सबसेट्स में डिवाइडेड है पर्सनैलिटी का कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी एंड असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी के अंदर देयर आर n नंबर ऑफ थिंग्स, अप्रोचेस कैसे हैं पर्सनैलिटी को समझ पाने के, देयर आर 6 डिफरेंट अप्रोचेस जो हम इस चैप्टर में समझेंगे, which starts with type approach, trait approach, psychodynamic approach। तो साइकोडायनेमिक अप्रोच हमें सिगमंड फ्रॉइड ने दिया। उसके बाद सिगमंड फ्रॉइड के कुछ बाकी दोस्त लोग थे जो उनके शिष्य थे, वो बाद में अलग अलग अप्रोचेस देते हैं पर्सनैलिटी को समझने के, जिसको पोस्ट फ्रॉइडियन अप्रोचेस बोला जाता है। फिर कल्चरल अप्रोच है, बिहेवियर का क्या अप्रोच है पर्सनैलिटी बनाने में, और ह्यूमनिस्टिक अप्रोचेस क्या हो सकते हैं पर्सनैलिटी डिफाइन करने में। तो ये 6 तरीके के हम यहाँ पर अप्रोचेस समझेंगे। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत आराम से समझिएगा इसको। टाइप अप्रोच 6 अलग अलग टाइप्स हैं। टाइप और ट्रेट में क्या फर्क है ये हम टाइप और ट्रेट को समझने के बाद समझेंगे। टाइप अप्रोच देयर आर लाइक 6 डिफरेंट टाइप्स। इट स्टार्ट्स विद हिपोक्रेट्स। तो हिपोक्रेट्स नाम के फिलोसोफर्स होते थे कई साल पहले, कई हजार साल पहले, जिनका यह मानना था कि व्यक्ति की पर्सनैलिटी डिफाइन करती है इस बात पर कि उसके शरीर के अंदर कौन कौन से केमिकल्स हैं और उन केमिकल्स में क्या ऊपर नीचे हो रहा है। तो उसमें 4 केमिकल्स पर उन्होंने बात करी, सेंग्विन, फ्लेग्मेटिक, मेलंकोलिक एंड कॉलेरिक। चरक संहिता जो आयुर्वेदा के अंदर में आता है, आयुर्वेदा बात करती है अगेन 3 एलिमेंट्स विद इन आवर बॉडी जिसके ऊपर नीचे होने से हमारी पर्सनैलिटी बनती या बिगड़ती है, वात, पित्त एंड कफ। देन त्रिगुणा में क्या बात करते हैं कि 3 तरीके के लोग होते हैं, सत्व, रजस और तमस। सत्व वो लोग होते हैं जो ड्यूटीफुल होते हैं, जैसे राम जी है ना, सत्व। रजस और तमस में, तमस को पहले समझते हैं, तमस लाइक जस्ट ऑपोजिट टू सत्व। तो सत्व में व्यक्ति ड्यूटीफुल होता है, ऑनेस्ट होता है, तमस में बिल्कुल खराब होता है, राइट, ड्यूटीफुल नहीं होता है, झूठ बहुत बोलता है, डिसऑनेस्ट होता है, ज्यादा लोगों से छीनने की कोशिश कर रहा होता है। सत्व ऐसा नहीं करता। और फिर आता है रजस। रजस इज मोर लाइक मेटेरियलिस्टिक जो व्यक्ति होता है वो रजस है। तो 3 कैटेगरी में पर्सनैलिटी को डिफाइन किया त्रिगुणास के अंदर में। फिर शेल्डन आते हैं, और शेल्डन अगेन लोगों को, द इंटायर पॉपुलेशन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक। तो व्यक्ति मोटा होगा, रेक्टेंगुलर होगा, थोड़ा बॉडी बिल्ड होगा, और दुबला पतला होगा। तो इस तरीके से 3 चीजें होंगी। जो मोटा ताजा आदमी होगा उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल डिफरेंट होगी, जो मेसोमॉर्फिक होगा उसकी अलग होगी, और जो एक्टोमॉर्फिक होगा उसकी अलग होगी। देन कम्स फ्रीडनमैन एंड रोजनमैन। फ्रीडनमैन एंड रोजनमैन क्या बोल रहे हैं? 4 टाइप, टाइप ए, बी, सी, डी। टाइप ए, टाइप बी। टाइप ए क्या बोल रहे हैं? ये एकदम हाइपर होगा, इसको हर चीज जल्दी जल्दी चाहिए, रेस्टलेसनेस इसके अंदर बहुत जल्दी होगी, और बिकॉज ऑफ दीज हैबिट्स ओवर द टाइम ये हाई ब्लड प्रेशर की इसको प्रॉब्लम्स होगी। ठीक है। टाइप बी जस्ट ऑपोजिट है, यार कर लेंगे आराम से, जस्ट चिल टाइप के जो लोग होते हैं वो टाइप बी पर्सनैलिटी में आते हैं। टाइप सी एंड टाइप डी कुछ समय बाद इन्होंने डिफाइन किया, बट नॉट फ्रीडनमैन एंड रोजनमैन ने नहीं किया, मॉरिस ने किया इसको। टाइप सी और टाइप डी 2 अलग अलग टाइप के यहाँ पर बताए इन्होंने। फिर कार्ल यंग आते हैं जो बेसिकली 2 चीजें बताते हैं, ये इसको काट दीजिएगा, इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स, 2 ही टाइप है। इंट्रोवर्ट कौन होते हैं? जो अपने आप में रहना पसंद करते हैं, राइट, जिनको बहुत बाहरी दुनिया से मतलब नहीं होता है। एक्सट्रोवर्ट्स कौन होते हैं? जिनको बाहरी दुनिया से मतलब होता है, ये बाहर ही रहते हैं ज्यादातर घर से, इनकी दोस्ती बहुत जल्दी हो जाती है। इंट्रोवर्ट्स ज्यादा अपने आप में रहते हैं। करियर डिफाइन में भी अगर आप देखेंगे इन पर्सनैलिटीज को, तो जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं दे आर मोर आर्टिस्टिक, है ना, जबकि एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं दे आर मोर पीपल ओरिएंटेड। तो अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो गेट इनटू द क्रिएटिव फील्ड, आर्टिस्टिक फील्ड, इस तरीके की फील्ड में आप ज्यादा अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि लोगों से मिलना जुलना, काम करना आपको ज्यादा पसंद नहीं आएगा। बट अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं तो आप एक जगह बैठकर काम करना आपको पसंद नहीं आएगा, तो आप सेल्स में, मार्केटिंग में, कम्युनिकेशन में, इस तरीके के काम में आप बहुत अच्छा काम जीवन में कर पाएंगे। आई होप कि आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर सीरीज पसंद आ रही है प्लीज लेट मी नो ऑन द कमेंट्स। देन कम्स ट्रेट अप्रोच। ट्रेट मतलब एक सेट ऑफ एबिलिटी होती है व्यक्ति के अंदर में, जिसको ट्रेट बोलते हैं।
3 टाइप्स में डिवाइड किया इसको। गॉर्डन एल्पोर्ट ने ट्रेट अप्रोच में दिया कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी ट्रेट्स। कार्डिनल ट्रेट्स में क्या बोला इन्होंने कि जिस ट्रेट की वजह से व्यक्ति को उसके नाम से जोड़ दिया जाए, तो नॉन वायलेंस, गांधी की पर्सनैलिटी ओवर द ईयर्स नॉन वायलेंस को लेकर चली। ऑन द अदर हैंड हिटलर इज कंप्लीटली डिफरेंट, राइट। तो जब भी हम हिटलर की बात करते हैं तो हम मार काट इस तरीके की सोच आती है हमारे दिमाग में। जब हम मदर टेरेसा की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि यार ये बहुत केयरिंग होगी, तो जो भी ऐसे व्यक्ति होंगे जो बहुत केयरिंग होंगे उसको टेरेसा के साथ कनेक्ट किया जाएगा। तो एक व्यक्ति जिसकी पर्सनैलिटी कुछ पर्टिकुलर ट्रेट्स के हिसाब से चल गई और आज उनके ट्रेट्स को इसके नाम के साथ रिप्लेस कर दिया गया, मतलब कार्डिनल ट्रेट है। सेंट्रल ट्रेट कम होता है, आई एम वार्म, आई एम गुड, आई एम हैप्पी, तो जो जनरली हम रिज्यूम में अपने बारे में लिखते हैं दोज आर सेंट्रल ट्रेट्स। एंड देन सेकेंडरी ट्रेट्स बहुत कम डिस्पोजिशंस होती हैं बट अगेन रहती हैं कि मैं खुश हूँ, मैं ये कर पाता हूँ, मैं इस तरीके का जीना पसंद करता हूँ, तो ये सारा जो है सेकेंडरी ट्रेट्स के अंदर में आते हैं। फिर आता है रेमंड कैटेल के पर्सनैलिटी फैक्टर्स, सोर्स ट्रेट और सरफेस ट्रेट। तो रेमंड कैटेल क्या बोल रहे हैं कि एक तो सोर्स ट्रेट होता है जो एकदम इनहेरेंट होता है, जो उसकी कोर में होता है, और एक सरफेस होता है ये ऊपर ऊपर, ठीक है। तो अगर मुझे मेरा कोर ट्रेट फॉर एग्जांपल है कि मैं अपने आप में ज़्यादा काम करना पसंद करता हूँ, अपने दुनिया में रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ, बट जब मुझे ज़रूरत होती है तो आई कैन टेक अ सेशन ऑफ 100 पीपल एंड आई कैन बी वेरी इंगेजिंग, सो दैट इज माई सरफेस ट्रेट। ज़रूरत पड़ती है तो कर लेते हैं बट मोस्टली वी गेट इन टू दी सोर्स ट्रेट्स। और फिर एच.जे. आइसेंक जब पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं तो ये 3 सबसेट्स में डिफाइन करते हैं कि ये एक्सट्रीमिस्ट पे डिफाइन करते हैं कि या तो ऐसा होगा व्यक्ति या तो ऐसा होगा, या तो व्यक्ति इमोशनली स्टेबल होगा या तो इमोशनली स्टेबल नहीं होगा, या तो व्यक्ति इंट्रोवर्ट होगा या तो व्यक्ति एक्सट्रोवर्ट होगा, या तो व्यक्ति सोशल होगा या तो एंटी सोशल होगा। तो ये 3 डिफाइन किया इन्होंने ट्रेट अप्रोचेस के अंदर में एच.जे. आइसेंक की थ्योरी के अंदर। फिर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं साइकोडायनेमिक अप्रोच। साइकोडायनेमिक अप्रोच के अंदर सिगमंड फ्रॉइड जो कि वन ऑफ द पायनियर्स इन अंडरस्टैंडिंग साइकोडायनेमिक्स, तो ये क्या बात कर रहे हैं, ये 4 अलग कॉन्सेप्ट समझाते हैं। पहला है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ये बात करते हैं कि जो हमारा कॉन्शियसनेस है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कॉन्शियस माइंड, प्री कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड का मतलब अभी यहाँ पर जो मेरी दुनिया में चल रहा है, जो मैं देख पा रहा हूँ, जो मैं समझ पा रहा हूँ फिलहाल के लिए, दैट गोज इनटू द कॉन्शियस माइंड। प्री कॉन्शियस माइंड इज द स्टोर हाउस, जहां पर हम जो भी समझ पाते हैं, जो भी याद रखते हैं, वो प्री कॉन्शियस माइंड में रहता है। जब भी मुझे याद करना है इट कम्स बैक, है ना। तो ये जो तुरंत वापस याद आ जाता है ये सारा प्री कॉन्शियस माइंड में होता है। और फिर होता है अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड, जो कि एकदम लास्ट स्टेज होता है। बहुत बड़ा सा कमरा होता है मान लीजिए, जिसका अंत नहीं दिख रहा है, और सारा बचपन से लेकर अब तक हमने जीवन में जो जो देखा, सीखा, समझा, एक्सपीरियंस किया, ट्रॉमास, सब कुछ जो है वो सबकॉन्शियस माइंड में होता है। अ लॉट ऑफ आवर behaviors are being governed by our subconscious mind। बहुत जोसेफ मर्फी की एक बहुत अच्छी किताब है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अगर आप पढ़ें तो जीवन में बहुत सारी चीजें, जो बहुत सारे डिसीजंस हम लेते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड की वजह से लेते हैं। फिर ये समझाते हैं इस पर्सनैलिटी के स्ट्रक्चर्स। 3 स्ट्रक्चर्स हैं पर्सनैलिटी के, इद, ईगो एंड सुपर ईगो। इसको ऐसा समझ लीजिए कि आपने कई मूवीज वगैरह में देखा होगा एक व्यक्ति बहुत कंफ्यूज है किसी चीज को लेकर, और उसके 2 सबसेट्स निकल कर आते हैं साइड में, एक होता है डेविल और एक होता है एंजल, जिसके ऊपर में रिंग लाइट लगी होती है, और इनके बीच में डिस्कशंस चल रहे होते हैं। तो इद बोलता है कि यार तेरे को पसंद है ना, उठा ले, तेरे को नशा करना है ना, तू कर ले, अरे यही अच्छा लग रहा है ना, अरे जो मजा आ रहा है वो करते हैं ना, प्लेजर प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। सुपर ईगो क्या मना कर रहा है उसको, सुपर ईगो बोल रहा है अरे नहीं नहीं, दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट मॉरली करेक्ट, ऐसा नहीं करना चाहिए यार अपने को, इससे ये प्रॉब्लम हो सकती है, इससे ये चैलेंज हो सकता है, ये नेचर के लिए सही नहीं है, लोगों के लिए अच्छा नहीं है, हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो ये उसको प्लेजर प्रिंसिपल से हटाकर मोरल प्रिंसिपल पर लेकर बात कर रहा है। और फिर इन दोनों के बीच में खड़ा है ईगो। ईगो इन दोनों की सुनता है, अपने एक्सपीरियंस करता है, आसपास के माहौल को समझता है, कहाँ पर क्या है, कुछ फायदा है, नुकसान है, और फिर ये डिसीजन लेता है डिपेंडिंग ऑन अ लॉट ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। सो जो डिसाइसिव होता है, जो रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है, रैशनल प्रिंसिपल पर काम करता है, दैट इज अवर ईगो। तो स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी में इन 3 बेसिक्स पे हमारी पर्सनैलिटी जो है वो डिफाइन होती है। फिर ईगो मतलब जिसने एक्शन कर दिया। अब एक्शन कर दिया तो जो भी चीज मैंने कर दी है वो मेरे हिसाब से तो गलत नहीं होती। एक टेररिस्ट के हिसाब से बॉम्बिंग एन एंटायर थिंग इज नॉट रॉन्ग, राइट, वेयर एज समवन हु इज अ फ्रीडम फाइटर, उसके लिए वो सही है। अगर उसने 4 लोगों को मारा फॉर एग्जांपल, जो कि ऑपोजिट साइड के थे, तो उसके लिए वो सही था। ऑन दी अदर साइड टेररिस्ट के लिए जो उसने किया वो सही है। तो हम क्या करते हैं कि हमने जो एक्शन लिया, हमारा दिमाग उसको सही साबित करने की कोशिश करता है और खुद से ही बात करता है,
जैसे ओशो भी कहते हैं ना कि इंसान सबसे ज्यादा बेवकूफ जिसको बनाता है वो है खुद को। बेवकूफ कैसे बनाते हैं? वी ट्राई टू डिफेंड आवर ईगो। अगर हम अपने ईगो को डिफेंड नहीं करेंगे तो हमारे लिए जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सम हाउ वी ट्राई टू रैशनलाइज व्हाट वी हैव डन, राइट। तो जब अजमल कसाब को पकड़ा गया और उससे पूछा गया कि यार तुमने ये सब क्यों किया, तो उसने बोला मैंने जो किया बिल्कुल सही किया। क्यों? क्योंकि वो डिफेंड कर रहा है अपने ईगो को। 5 तरीके के ईगो डिफेंस बताया इन्होंने। रिप्रेशन, रिप्रेशन मतलब जब जीवन में कोई ऐसा इंस्टेंस होता है, कोई ट्रॉमेटिक इवेंट होता है, बचपन में खासकर जो ट्रॉमेटिक इवेंट होता है, किसी का डेथ हो जाना, कोई सेक्सुअल अब्यूज हो जाना, तो व्यक्ति का वो इमोशन अपने आप को दबा देता है, वो भूल जाता है, उसको जानबूझकर भुला देता है, सबकॉन्शियस में ढकेल देता है दिमाग, ताकि वो याद ही ना रहे। रिप्रेस कर दिया जाता है उस इमोशन को कि नहीं ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, शायद मुझे याद ही नहीं है ऐसा कुछ, राइट। क्योंकि अगर वो याद रह जाएगा तो जीवन जीने में बड़ी दिक्कत आएगी। फिर आता है डिनायल। डिनायल मतलब मैंने जो कर दिया उसको मैं डिनाई कर रहा हूँ कि नहीं मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मुझे तो नहीं पता ऐसा कुछ हुआ भी है, तो डिनाइल कर रहे हैं। रिएक्शन फॉर्मेशन मतलब एक नया रिएक्शन फॉर्म कर रहे हैं कि आपने कर तो दिया, अब आप गुस्सा दिखा रहे हैं जबरदस्ती, और तो इस तरीके का जब आप गुस्सा दिखा रहे हैं, आप अपने एक्शंस को छुपाने के लिए एक दूसरा रिएक्शन फॉर्म कर रहे हैं, तो दैट इज रिएक्शन फॉर्मेशन। रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन में हम रैशनलाइज करने की कोशिश, जो मैंने किया बिल्कुल सही किया, ऐसा ही होना चाहिए था इसके साथ, तो जबकि हमारे अंदर हमको पता है कि शायद हमने जो किया वो गलत कर दिया है, बट स्टिल वी ट्राई टू रैशनलाइज इट। तो हम नशे कर रहे हैं तो हम रैशनलाइज करने की कोशिश करें कि अरे कुछ नहीं होता, एक बार फूक लेने से कुछ नहीं होता, 2 पैग मार लेने से कुछ नहीं होता, है ना। किसी के साथ हमने गलत कर दिया तो हम रैशनलाइज कर रहे हैं अपने आप को कि नहीं नहीं जो मैंने किया बिल्कुल सही किया, तो ये रैशनलाइजेशन होता है। एंड देन प्रोजेक्शन, मैंने नहीं किया यार उसने किया है, वो अगर ऐसा नहीं करता तो मैंने नहीं किया होता, तो हम प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम डिस्प्ले डाल रहे हैं उसके ऊपर कि गलती उसकी है मेरी नहीं है, राइट। तो हम प्रोजेक्ट करते हैं। तो ये 5 तरीके होते हैं जिससे हम ईगो को डिफेंड करते हैं। और फिर आता है स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, साइकोसेक्सुअल थ्योरी भी बोलते हैं। तो सिगमंड फ्रीड बोल रहे हैं कि जब आप बड़े हो रहे होते हैं तो आप सर्टेन स्टेजेस से गुजरते हैं और वो स्टेजेस डिफाइन करते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी ओवर द टाइम कैसी बनेगी। तो इन्होंने 5 अलग अलग स्टेजेस बताए। सबसे पहला, जब बच्चा पैदा हो रहा है और 1 साल तक वो सिर्फ ओरल स्टेज में रहता है, वो सिर्फ अपना मुंह चला सकता है, खाना खा सकता है, दूध पी सकता है, बाकी बॉडी में उसका खास कंट्रोल नहीं होता है। बट जब 1 साल से 3 साल का जो बच्चा होता है, अभी अपनी सुसु पॉटी को कंट्रोल करना सीख जाता है और धीरे धीरे वो कंट्रोल करने लग जाता है, अब वो डायपर में नहीं कर रहा, तो ये एनल स्टेज है जहां पर उसकी कंट्रोल जो है वो बढ़ जाती है। फिर फेलिक स्टेज आता है 3 साल से 6 साल तक। अब यहाँ पे दुनिया एकदम नई दिख रही है, नई तरीके की दिख रही है, और इस स्टेज पे जनरली इन्फेचुएशंस होते हैं, जनरली टुवर्ड्स द ऑपोजिट जेंडर, जिसके अंदर में फेलिक स्टेज में नॉर्मली होता है सबके साथ ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स भी आता है, जहां पर आप बच्चे के देखेंगे कि मेरे पापा हैं, मेरी मम्मी हैं, इस तरीके की बात करते हैं। कई बार बच्चा उस स्टेज में फंस जाता है बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ ट्रॉमेटिक इवेंट। जैसे ऑडिपस फंसा, तो ऑडिपस नाम का एक राजकुमार था जिसको अपनी माँ से प्यार हुआ, उसने अपने फादर का डेथ मार दिया अपने फादर को और अपनी माँ से शादी कर ली, दैट इज ऑडिपस। एंड देन ऑपोजिट इज इलेक्ट्रा। तो इलेक्ट्रा को अपने फादर से प्यार हुआ और उसने अपने फादर से शादी कर ली और अपनी माँ को जो है वो कारावास में डलवा दिया। तो ये इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, जो कि 3 साल से 6 साल तक बिकॉज ऑफ इन्फेचुएशन होता है। फिर आते हैं लेटेंसी स्टेज में, जो कि 6 साल से लेकर प्यूबर्टी मतलब 12-13 साल तक की उम्र के आसपास में लेटेंसी स्टेज आती है। और फिर आता है जेनिटल स्टेज, जो प्यूबर्टी से एडल्टहुड तक आता है, जहां पर अब हमारे जेनिटल्स जो हैं, जो रिप्रोडक्शन साइकिल्स हैं, जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है, मेंस्ट्रुएशन है, प्यूबिक हेयर्स हैं, ये सारा जो है रिप्रोडक्शन के लिए तैयार करती है बॉडी, जेनिटल स्टेज। हर स्टेज का डेवलपमेंट अलग अलग हो रहा है, माहौल कैसा रहा, जीवन कैसा जी रहे हैं, आसपास के लोग कैसे हैं, ये सारा कुछ डिफाइन करता है कि इन स्टेजेस में हमने जीवन को, चीज़ों को कैसे समझा और आने वाले जीवन में हम वैसा ही अपने लाइफ को जिएंगे। बट इनके कुछ फ्रूट्स के ना बहुत सारे शिष्य हुए जो इनकी इस बात से सहमत नहीं हुए कि यार सिर्फ साइकोडायनेमिक या साइकोसेक्सुअल थ्योरी से थोड़ी हो सकती है पर्सनैलिटी डिफाइन। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बोला कि और भी हम अप्रोचेस बताएंगे जिसकी वजह से पर्सनैलिटी डिफाइन होती है। तो जैसे कार्ल यंग जो है वो क्या बता रहे हैं, कार्ल यंग बोल रहे हैं कि व्यक्ति जो है उसका पर्सनैलिटी उसके एम्स एंड एस्पिरेशंस की वजह से भी डिफाइन होता है कि मुझे जीवन में कुछ चाहिए, अब मुझे चाहिए तो मुझे पता है कि मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, जो मैं नहीं सीख पा रहा था वो मैं सीखने की कोशिश करूंगा और सीख भी जाऊंगा। कोई भी चीज़ हम सीख सकते हैं अगर हम सीखने की कोशिश करें और ओवर द टाइम उस पर काम करें, राइट। भले आपका एप्टीट्यूड नहीं है तो आप कम सीखेंगे बट सीख जाएंगे, काम चलाओ काम सीख जाते हैं। तो कार्ल यंग बोल रहे हैं कि ओवर द टाइम पर्सनैलिटी जो है वो एम्स एंड एस्पिरेशंस की वजह से बनती है, एनालिटिकल, कलेक्टिव अनकॉन्शियस और आर्कीटाइप्स को रिप्रेजेंट करता है। केरन हॉर्नी जो महिला रही तो फेमिनिज्म पर बात किया इन्होंने ऑप्टिमिज्म पर बात किया, इन्होंने बात किया कि व्यक्ति अगर ऑप्टिमिस्ट होता है तो वो बहुत सारी चीजें जो है उसकी पर्सनैलिटी में डिफाइन
होती है जीवन में, अगर वो ये देख रहा है कि कौन सी चीज़ कैसे काम कर जाएगी। अब क्योंकि ये महिला थी तो इन्होंने ये भी बताया कि व्यक्ति का जो पर्सनैलिटी है वो उसके डिस्टर्ब्ड इंटरपर्सनल रिलेशंस की वजह से भी बनता है। ये कब की बात है? ये तब की बात है जब महिलाएं घर से बाहर निकलना अलाउड नहीं होता था, जब काम करना अलाउड नहीं होता था, घर पे ही रहती थी। इस तरीके के उनकी सोशल स्ट्रक्चर में उनके चैलेंजेस होते थे और इस वजह से उनकी पर्सनैलिटी डिफाइन होती थी। दैट वाज केरन हॉर्नी ने इसको डिफाइन किया। फिर अल्फ्रेड एडलर आते हैं और अल्फ्रेड एडलर बोलते हैं कि लाइफ स्टाइल और सोशल इंटरेस्ट, आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं। आप विराट कोहली वाला जीवन जीना चाहते हैं तो आप उसके लिए मेहनत करेंगे, आप जितनी मेहनत करेंगे आप वैसा जीवन जी पाएंगे, है ना। तो अगर आपको बिजनेस चालू करना है तो यू नीड टू फॉलो पीपल हु आर इनटू बिजनेस, हु आर डूइंग समथिंग ग्रेट, राइट। अगर आपको किसी चीज में इंटरेस्ट है यू नीड टू फॉलो दोज पीपल हु आर वर्किंग एक्चुअली ऑन दोज फील्ड्स, ताकि उनकी लाइफस्टाइल आप देख सकें। और ये आप देखेंगे सोशल मीडिया में हमारी पर्सनैलिटी को डिफाइन करने के लिए ये एक बहुत बड़ा पैरामीटर बनकर निकल कर आया है सामने। तो वी सी पीपल ओवर सोशल मीडिया एंड वी ट्राई कि यार इसके जैसा ही अपने को बन जाना है और उसी को फॉलो करने हम लग जाते हैं। सोशल इंटरेस्ट, पैसा, तो एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट है सोशल इंटरेस्ट, पैसा। तो हम बहुत सारे हमारे जो डिसीजंस हैं वो पैसे से रिलेटेड होते हैं और हमारी पर्सनैलिटी ओवर द टाइम उस पर बनने लगती है। पैसा इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ करियर, इट्स नॉट करियर, राइट। इसको 3 पैरामीटर्स में इन्होंने डिफाइन किया। इंडिविजुअल साइकोलॉजी, व्यक्ति की खुद की साइकोलॉजी होती है जो लाइफस्टाइल के हिसाब से कन्वर्ट होती है और ओवर द टाइम ये पर्सनैलिटी डिफाइन करती है। खुद के अपने गोल्स अगर आपने बना लिए कि मुझे इस साल में ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है और उसके लिए ये रोड मैप है और इस रोड मैप को इस तरीके से फॉलो करना है, तो काम हो जाता है और आपकी पर्सनैलिटी ओवर द टाइम चेंज हो जाती है। आप अगर इंट्रोवर्ट हैं फॉर एग्जांपल और आपको कंडीशन ऐसी मिली जहां पर आपको लोगों से मिलना है, काम करना है और ये आपने 5-7 साल किया, तो आपकी इंट्रोवर्टिज्म तो खत्म नहीं होगी, बट आपकी जो स्केल है वो थोड़ी सी एम्बीवर्ट बन जाएगी और आप थोड़े से एक्सट्रोवर्ट हो जाएंगे और जहां जरूरत पड़ेगी आप इंट्रोवर्टिज्म से निकलकर वो काम भी कर पाएंगे। पूरे एक्सट्रोवर्ट तो शायद नहीं हो पाएंगे, बट आपका स्केल जो है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा ओवर द पीरियड। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इस वजह से आती है जहां पर व्यक्ति को अगर वो लाइफस्टाइल नहीं मिल रहा है तो उसको लगने लगता है कि यार शायद मैं किसी काम का नहीं हूँ। मेजॉरिटी जो बच्चे हमारे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं वो ये बात करते हैं, राइट। उनको लगता है कि यार मैं तो सर बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत वीडियोस बना रहा हूँ, बहुत ये कर रहा हूँ, पर इसके जैसा नहीं बन पा रहा, राइट। तो ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आती है बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल एंड सोशल इंटरेस्ट, ऐसा अल्फ्रेड एडलर का मानना था। एरिक फ्रॉम का मानना था कि ह्यूमन कंसर्न्स की वजह से भी हमारी पर्सनैलिटी डिफाइन होती है। इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस कल्चर से आ रहे हैं, कैसे माहौल से आ रहे हैं। अगर आप किसी वॉर वाली जगह से आ रहे हैं, यूक्रेन जैसी जगह से आ रहे हैं या रशिया जैसी जगह से आ रहे हैं, अफगानिस्तान जैसी जगह से आ रहे हैं, तो बिल्कुल ऑब्वियसली आपके लिए सर्वाइवल जो है वो कोर इंस्टिंक्ट, कोर वैल्यू है। फ्रीडम आपको ड्राइव कर रहा है और फ्रीडम के लिए आपकी पर्सनैलिटी बन रही है। अब आपको पैसे वैसे से मतलब नहीं है, आपको पहले फ्रीडम से मतलब है, राइट। फिर स्ट्राइविंग फॉर जस्टिस एंड ट्रुथ, तो कई जो नेता आपको देखेंगे, कई सारे ऐसे नेता जो बने हैं जो बहुत अच्छा किया जीवन में, वो इस वजह से किए बिकॉज ये लैक था उनके जीवन में एक समय पे। तो इसी से लड़ते 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 वो उस करियर में पहुंच गए, उस जगह पर पहुंच गए। उनकी पर्सनैलिटी भी जो है वो आज भी इसी चीज को स्ट्राइव कर रहे हैं वो, ठीक। एंड देन एरिक एरिक्सन बोलते हैं कि हम अपनी आइडेंटिटी खोजने की कोशिश में लगे रहते हैं और हमारा वो पूरा जो तरीका है, जो पर्सनैलिटी है, वो इसी के इर्द गिर्द चलती है। सो रैशनल कॉन्शियस ईगो प्रोसेसेस, मतलब हमारे जो ईगो है, जो एक्शंस हैं, जो बिहेवियर्स है, वो समझकर रैशनैलिटी के साथ हम काम करते हैं बिकॉज हमें आइडेंटिटी बनानी है। तो पता है अगर मुझे कि मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे आइडेंटिटी बनानी है, तो मैं अपने ईगो को उन सारी चीजों से अलग रखूंगा, राइट। तो अगर मुझे मेहनत करनी है और मुझे पता है कि मुझे आइडेंटिटी बनाने के लिए खूब मेहनत करनी पड़ेगी, खूब पढ़ाई करनी पड़ेगी, खूब स्किल डेवलप करनी पड़ेगी ओवर द टाइम, और इसमें टाइम लगेगा, अगर ये सारी चीजें आपको पता है तो आपकी डिसीजंस जो हैं, जो पर्सनैलिटी जो है वो ओवर द टाइम आप वैसे बनाते चले जाएंगे। और फिर इसी में इन्होंने बोला कि अगर ये नहीं करते हैं आप ओवर द टाइम, तो धीरे धीरे आपको आइडेंटिटी क्राइसिस होने लगेगा। आपको ये लगने लगेगा कि यार मेरे जीवन में क्या है, यार मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है ना। तो आपकी पर्सनैलिटी जो है वो शायद नेगेटिव साइड में भी ओवर द टाइम जाने लगेगी और आप बहुत चिड़चिड़े हो जाएंगे, आप लोगों पे गुस्सा करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी आइडेंटिटी पूरी नहीं हुई, और उस आइडेंटिटी क्राइसिस की वजह से हो सकता है आप इमोशनल डिस्टर्बेंस की तरफ भी चले जाएं, डिप्रेशन इस तरफ भी चले जाएं, राइट। तो ये पोस्ट फ्रीडन अप्रोचेस के अंदर में फ्रूड के बाकी लोगों ने बोला। इसके बाद समझते हैं कल्चरल अप्रोचेस। क्या हमारे कल्चर की वजह से हमारी पर्सनैलिटी डिफाइन होती है या बनती है? बिल्कुल बनती है। आप किस माहौल में हैं, अगर आप बनिया फैमिली में हैं या आप मारवाड़ी फैमिली में हैं, आप जैनी फैमिली में हैं, आप गुजराती फैमिली में हैं, आप ब्राह्मण फैमिली में हैं, आप सिख हैं, ईसाई हैं, तो किस माहौल में रहते हैं, किस जगह पे रहते हैं, किस शहर में रहते हैं, किस देश में रहते हैं, ये सारी चीज़ें ओवर द टाइम आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करती हैं और बनाती चली जाती हैं। इसको बोलते हैं कल्चरल अप्रोचेस।
जो हमें विगोत्स्की भी बता रहे थे पिछले चैप्टर में कि कल्चर जो है वो ओवर द पीरियड चेंज होता है, और जैसे कल्चर चेंज होता है वैसे उस कल्चर में पैदा हुए बच्चे जो हैं ओवर द टाइम उनकी पर्सनैलिटी उसके बेसिस पे बनती है। तो हम कल्चर सीखते हैं, हमारे घर से सीखते हैं, खासकर इनिशियल जो 4 साल का पहला पीरियड होता है हमारा, 7 इयर्स का जो पहला पीरियड होता है हमारा, वो बहुत इन्फ्लुएंस करता है बहुत सारी बातों पे। चैप्टर नंबर क्लास 11th में हमने ब्रॉन्सन बैनर भी पढ़ा था, तो वहाँ पर भी हमने समझा कि हमारे एक माइक्रो सिस्टम होता है, एक मीजो सिस्टम होता है, और यही हमारी पर्सनैलिटी को बहुत हद तक डिफाइन करता है। बिहेवियरल अप्रोचेस, ओवर द टाइम जब हम कंटिन्यूसली बिहेवियर कर रहे होते हैं तो अ सेट ऑफ बिहेवियर डन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इज पर्सनैलिटी। तो अगर हम बिहेवियर्स को बदलने लगें, है ना, अगर हम अपनी दिनचर्या को बदलने लगें, अगर एक रूटीन में लाने लगें, डिसिप्लिन लाने लगें, तो एक एटॉमिक हैबिट्स जेम्स क्लियर की एक किताब है जो बोलता है कि हम जीवन में या दिन में 80% जो चीज़ें करते हैं वो डिफाइन करती है कि बाकी 20% टाइम में हम क्या करेंगे। तो 20% टाइम पे ही हम एक्चुअल प्रोडक्टिव काम करते हैं, बट उसको वो प्रोडक्टिव होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करता है बाकी 80% टाइम हम क्या कर रहे हैं उस पर। सो दैट इज बिहेवियरल अप्रोचेस टू डिफाइन पर्सनैलिटी। एंड देन कम्स ह्यूमनिस्टिक अप्रोचेस। ह्यूमनिस्टिक अप्रोचेस में इंसान जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे हम और आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपको जीवन में अभी सिर्फ शायद हो सकता है अभी रिलेशनशिप्स और एग्जाम्स और करियर इसी के आपको टेंशन है, आगे जब आप चलेंगे तो आपको और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। आपको आइडेंटिटी क्राइसिस हो सकता है, आपको करियर को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है, आपको पैसों को लेकर प्रॉब्लम होती है, आपको जीवन कैसे जीना है उसको लेकर बात होती है, जीवन का उद्देश्य क्या है इसके सवाल उठने लगते हैं आपके अंदर में। ये सारा ह्यूमनिस्टिक अप्रोचेस है, जिसको एग्जिस्टेंशियल भी बोला जाता है कि व्हाट इज द रीजन ऑफ माई एग्जिस्टेंस, फाइंडिंग योर पर्पस। ये सारे सवाल जो हैं वो इसी अप्रोचेस के अंदर आते हैं। बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक्स जो हैं वो इसी अप्रोचेस को कवर करती हैं। जैसे रॉबिन शर्मा की एक किताब है हु विल क्राई व्हेन यू डाई, है ना, या रॉबिन शर्मा की एक और किताब है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी। ऑल दिस बुक्स टॉक अबाउट द ह्यूमनिस्टिक अंडरस्टैंडिंग। अब अगर मुझे जीवन में कुछ चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है मुझे काम करना पड़ेगा, राइट। अब जब मैं वो काम करने लगूंगा तो कैसे उसके अप्रोचेस होते हैं ये समझाया कार्ल रॉजर्स ने और अब्राहम मैस्लो ने। तो पहले अब्राहम मैस्लो को समझते हैं। तो अब्राहम मैस्लो क्या बोल रहे हैं? अब्राहम मैस्लो बोल रहे हैं कि यार हमारे जीवन में एक हायरार्की होती है, कुछ ऐसी हायरार्की होती है, ठीक है, पिरामिड ऑफ नीड्स होता है। इसको समझाने के लिए एक बहुत खूबसूरत कवि ने यह भी बोला कि फितूर होता है हर उम्र में जुदा, खिलौने, माशूका, रुतबा और खुदा। तो ये जीवन में ये चीजें हमें चाहिए होती हैं और स्टेप बाय स्टेप ही चाहिए होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। जब आपका रोटी, कपड़ा, मकान क्लियर है तब आप सेफ्टी नीड्स की तरफ जाते हैं। तो अगर घर है तो आप ताला लगाएंगे, सेफ्टी नीड्स की तरफ जाएंगे। जब सेफ्टी और फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाती है तब हम लव एंड बिलोंगिंग की तरफ जाते हैं कि यार मुझे प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए, बंगला, गाड़ी, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, बिलोंगिंग्स होनी चाहिए, ज्वेलरीज होनी चाहिए। ये हम तब जाएंगे जब हमारी सेफ्टी नीड्स और फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो गई हैं। इसीलिए करियर में मोस्टली जो लोग हैं वो फिजियोलॉजिकल नीड्स के बारे में सोचते हैं इनिशियली, और यहीं पर फंस भी जाते हैं कई बार, बट दिस इज हाउ इट शुड गो। देन लव एंड बिलोंगिंग पूरा हो जाता है तब हम एस्टीम नीड्स पर जाते हैं। अगर घर में खाने को नहीं है और बॉस 4 गालियां दे रहा है तो व्यक्ति चुपचाप सुन लेता है, बट अगर मेरे पास सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, लव एंड बिलोंगिंग है, तो उसके बाद मेरी इज्जत पर बात आई तो फिर मैं नौकरी भी छोड़ दूंगा। बट उसके पहले नौकरी छोड़ना भी बड़ा मुश्किल है, एस्टीम पर फिर बात नहीं हो रही है ना, अगर पेट खाली है तो एस्टीम पर कब आएंगे? जब ये चीजें पूरी होंगी, जिसको रुतबा भी बोला गया है यहाँ पर। रुतबा इज द एस्टीम, अपनी पहचान होनी चाहिए, ठीक। एंड देन वंस इट्स डन वी गो इनटू द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज कि यार जीवन का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज बियॉन्ड ऑल दीज मॉनेटरी प्रॉब्लम चीजें, रिश्ते से ऊपर क्या है, पैसे से ऊपर क्या है, सोसाइटल रुतबे से ऊपर क्या है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि इस वाली जो एज पीरियड होती है जो जनरली 60 के आसपास में आती है, 55-60 के आसपास में, यहाँ पर लोग स्पिरिचुअल हो जाते हैं, है ना। दे ट्राई टू फाइंड खुद और खुदा, खुद को खोजना और खुदा को खोजने का जो बेसिक शुरुआत होती है या बेसिक चीजें होती है वो यहाँ पर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेज पर होती है। बट अगर ये 4 नीड्स हमारी पूरी नहीं हुई हैं तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर जाएगा ही नहीं व्यक्ति। पूरे जीवन जो है वो यहीं पर रह जाते हैं कई लोग, बिकॉज यार यही पूरा नहीं हो रहा है तो बाकी आगे कैसे बढ़ेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप अपने जीवन को अगर आप प्लान करेंगे तो आप एक प्रॉपर लाइफ जी पाएंगे। जीवन एक ही बार मिला है, दोबारा मिलेगा नहीं, जितना करना है इसी जीवन में करना है, ऐसा मानना था अब्राहम मैस्लो का, और बहुत सारे और लोगों का भी ऐसा मानना है।
कार्ल रॉजर्स यहाँ पर सेम चीज बोल रहे हैं। कार्ल रॉजर्स बोल रहे हैं कि इंसान जो है वो फुली फंक्शनिंग पर्सन बनना चाहता है, और उसको बनने के लिए उसको जो चीज की जरूरत पड़ती है, जैसी जरूरत पड़ती है, ओवर द इयर्स आप सीखते चले जाते हैं। बहुत सारी चीजें आप ऐसी सीखेंगे जो आज आपको लगता है कि मैं तो कभी नहीं करूंगा ये, बट आप सीख जाएंगे। क्यों सीख जाएंगे? बिकॉज यू वांट टू बी अ फुली फंक्शनिंग पर्सन। बेसिक अजम्पशन क्या है कि इंसान जो है वो गोल डायरेक्टेड होता है। अगर आपका उद्देश्य नहीं है तो आपका कोई डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन नहीं है तो आप के एक्शंस वैसे अलाइंड नहीं होंगे, इसलिए डायरेक्शंस के लिए गोल बनाना जरूरी हो जाता है। अडेप्टिव बिहेवियर, तो अगर आपके गोल्स हैं तो आपके बिहेवियर जो हैं वैसे धीरे धीरे आप अडेप्ट करना सीख जाएंगे। जो चीजें आपको पसंद नहीं है वो भी आप सीख जाएंगे, बिकॉज आपकी गोल को अचीव करने के लिए वो जरूरी है। एंड ध्यान रखिएगा, हर व्यक्ति जो आज काम कर रहा है उसमें बहुत सारे ऐसे काम है जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं थे, बट क्योंकि उसका गोल उसको बोलता है कि यार ये अगर तेरे को चाहिए तो तेरे को ये करना पड़ेगा और ये सीखना पड़ेगा, इसलिए वो कर रहा होता है। सेल्फ के कॉन्सेप्ट इस पे बहुत ज्यादा आते हैं कि मेरे को अपने लिए काम करना है, मेरा जीवन है, मैं अपने लिए उद्देश्य से जीऊंगा। अब क्या हुआ कि ये 40-45 साल के जो लोग हैं ये अपने सेल्फ पर बहुत बात किया, इन्होंने जीवन को बहुत तरीके से जी लिया, सोशल मीडिया में जो है वो डालते चले गए, जो सक्सेसफुल हो गए थे, और जो बच्चे जो अभी फिजियोलॉजिकल नीड्स भी पूरी नहीं हुई है वो सीधा सेल्फ एस्टीम नीड्स की तरफ कूद गए हैं। ये जो गैप है ये आपके लिए प्रॉब्लम है, यही आपकी एंजाइटी, यही आपका डिप्रेशन, यही आपकी प्रॉब्लम है। आपको यहां से हटकर अपने आप को यहां लाना पड़ेगा, राइट? एस्टीम नीड्स पूरी होंगी जब ये पूरा होगा। फिर कार्ल रॉजर्स बोल रहे हैं कि क्लाइंट सेंटर थेरेपी मतलब जो सामने व्यक्ति बैठा हुआ है उसको सेंटर पे रखकर उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो अपनी खुद की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस खुद ही निकाल लेगा। हमें सॉल्यूशन देने की जरूरत नहीं होती है एज अ थेरेपिस्ट, एज अ काउंसलर्स, राइट? वो खुद ही निकाल लेता है, बट हाँ उसको डायरेक्शन देना, उसको नॉन जजमेंटली सुनना, एम्पैथी देना, ये सारी चीजें यहाँ पर जरूरी हो जाती हैं। और इस तरीके से जो है व्यक्ति ओवर द टाइम अपनी पर्सनैलिटीज बनाता है और चेंज करता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ये तो बात हुई कि अप्रोचेस टू अंडरस्टैंड पर्सनैलिटी क्या है, बट अप्रोचेस के अलावा क्या हो सकता है? अप्रोचेस के अलावा अगला टॉपिक इस चैप्टर में है असेसमेंट कैसे किया जाता है। तो असेसमेंट करने के हमारे पास कुछ तरीके हैं। साइकोमेट्रिक टेस्ट जो हमने चैप्टर 1 में ऑलरेडी समझ लिया था, क्वेश्चनर होता है। साइकोमेट्रिक टेस्ट के बाद सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स। सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स में हम गॉर्डन एल्पर्ट ये बोल रहा है कि व्यक्ति को बैठा लो और उससे पूछ लो कि भाई तू कैसा है। सिंपल है, क्वेश्चनर दूंगा मैं, तुम क्या करोगे, कैसे करोगे, यहाँ पर क्या अच्छा लगता है तुमको, क्या बुरा लगता है तुमको, कौन सा खाने में चीज़ पसंद है, कौन सी चीज़ पसंद नहीं है, किस तरीके के लोग पसंद है, किस तरीके के लोग पसंद नहीं है। ये सारी बातें जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो ये सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स के अंदर आता है, जिसको समझने के लिए देयर आर 3 डिफरेंट क्वेश्चनर्स। मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी MMPI, जिसको हैथवे एंड मैकिनली ने दिया था, राइट? इसका इंडियन वर्जन जो है मलिक एंड जोशी ने बनाया था। 567 स्टेटमेंट्स हैं जिसमें ट्रू और फॉल्स में आपको आंसर देना है, जिससे हम बहुत सारी चीजों को डायग्नोज भी कर सकते हैं। फिर आता है आइजेंक के पर्सनालिटी क्वेश्चनर। तो आइजेंक जैसे हमने बताया कि ये 3 सबसेट्स में डिफाइन करता है आइजेंक। तो हैंस जुर्गन आइजेंक नाम था इनका, जिन्होंने क्या समझाया कि इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट होता है, इमोशनली अनस्टेबल होता है, और साइकोटिसिज्म वर्सेस सोशल व्यक्ति होता है। इसके क्वेश्चनर्स हैं, क्वेश्चनर्स व्यक्ति को दिया जाएगा और उसको टेस्ट लिया जाएगा और उससे पता चलेगा कि ये किन पैरामीटर्स में ज्यादा व्यक्ति जो है वो सस्टेन कर रहा है फिलहाल के लिए। पर्सनैलिटी चेंज होती है ओवर द टाइम, पर्सनैलिटी फिक्स नहीं रहती है। एप्टीट्यूड मोस्टली फिक्स रहता है, पर्सनैलिटी नहीं रहती, पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। रेमंड कैटल क्या बोल रहे हैं, 16 PF क्वेश्चनर दिया इन्होंने, और उसके अंदर पे अथॉरिटिज्म, लोकस ऑफ कंट्रोल, ऑप्टिमिज्म को हम चेक करते हैं इसके अंदर में। करियर गाइडेंस, वोकेशनल एक्सप्लोरेशन, ऑक्यूपेशनल टेस्टिंग के लिए 16 PF क्वेश्चनर जो है वो बहुत हेल्प करता है। देन सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स के साथ प्रॉब्लम क्या हुई कि मैं आपसे जब पूछ रहा हूं तो आप जो जवाब दोगे उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे। पहला तो आपका मूड है या नहीं है, आप चाहते हो या नहीं चाहते हो। मैं जबरदस्ती आपको बैठा दूंगा तो आप कुछ भी टिक कर दोगे। टाइम अगर खत्म हो रहा है तो आप लास्ट में पूरा पूरा टिक कर दोगे, सी में टिक लगा के आ जाओगे, तो असेसमेंट जो है वो गलत हो जाएगी। कई बार आपको खुद भी नहीं पता होता है कि यार ये जो सवाल पूछ रहा है इसका जवाब दूं क्या मैं। तो कई बार सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स का जो आंसर होता है या जो रिजल्ट होता है वो उतना एक्यूरेट नहीं होता है। कई बार हमारा ईगो भी डिफेंड करता है उसको आंसर देने के लिए। तो अगर एक ऐसा सिचुएशन आपको दिया जाए जहां पर बोला जाए कि यार आपने 4 साल से जो है यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, आपका इस बार निकल गया, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, फाइनली फुल तैयार होके, बाल वाल कटा के आप तैयार होके निकले, और रास्ते में आपने देखा कि किसी का एक्सीडेंट हो गया और अब आपको दिख रहा है कि आसपास और कोई नहीं है उसकी हेल्प करने के लिए। बट अगर आप उसकी हेल्प करने जाओगे तो आप इंटरव्यू देने नहीं जा पाओगे। आपने 4 साल तैयारी करी है, अब आप उसकी हेल्प करोगे या इंटरव्यू देने जाओगे। तो मोरालिटी में आप बोलोगे कि नहीं यार वो तो जीवन है उसका, तो मैं उसकी हेल्प करूंगा। बट रियलिटी जो है उसमें शायद डिफरेंट हो जाएगा कि भाई तेरे को कोई और देख लेगा, मेरी बहुत मेहनत लगी है पीछे, कोई और देख लेगा।
तो ये जो डिफरेंस है, इसकी वजह से भी सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स में प्रॉब्लम आती है। तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन क्या है? प्रोजेक्टिव टेक्निक्स और इनडायरेक्ट टेक्निक्स, जहां पर व्यक्ति को पता ही ना चले कि वो अपने ईगो को डिफेंड कर रहा है और क्या जवाब दे रहा है, तो ईगो डिफेंड नहीं करेगा, राइट। और ईगो जो है वो सबकॉन्शियसली डिफेंड करता है, आपको पता भी नहीं होता कि आप डिफेंड कर रहा है आपका ईगो। तो इसमें कुछ 5 टेक्निक्स आती हैं जिसमें आपको ही नहीं पता होता कि इसका सोल्यूशन क्या है, इसका आंसर क्या है और इससे रिस्पॉन्स क्या निकल कर आएगा, तो आप चेंज नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले हर्बन रोशार्स नाम का एक साइकोलॉजिस्ट आया, साइकोलॉजिस्ट नहीं था, फिजियोलॉजिस्ट था, डॉक्टर था, जो उसको बचपन में क्रिएटिव आर्ट बनाना बड़ा पसंद था, है ना। तो हम इंक गिरा के बीच से फोल्ड करते हैं तो एक सिमेट्रिकल फिगर बनता है, तो वो सिमेट्रिकल फिगर बना के वो देखता रहता था कि यार ये इसमें क्या दिख रहा है, किसी को कोई और बोलता था इसमें कुछ और दिख रहा है, इसको लगता था कुछ और दिख रहा है, कोई और दोस्त आता था वो बोलता था अरे ये नहीं ये दिख रहा है। जब हम बादलों में देखते हैं तो अगर हम हिंदू हैं तो हमें हनुमान जी दिख रहे हैं, कोई अगर मुस्लिम है तो उनके भगवान दिख रहे हैं, कोई अगर सिख है तो उनके भगवान दिख रहे हैं उन्हीं बादलों में। मतलब कि बादल तो नहीं बदल रहे हैं या वो शेप तो नहीं बदल रहा है, बट हमें दिख कुछ और रहा है। क्यों दिख रहा है? बिकॉज ऑफ इंटरनली क्या चलता है उसकी वजह से, ऐसा हर्बन रोशार्स का मानना था। कई साल तक हर्बन रोशार्स के इस फॉर्मूले को लोगों ने वैल्यू नहीं दी, बोले अरे फालतू बात है ये। बट फिर धीरे धीरे ओवर द पीरियड लोगों ने मान लिया और आज बहुत ज्यादा यूज किया जाता है रोशार्स का इंक ब्लॉट टेस्ट टू अंडरस्टैंड पर्सनैलिटी। तो 10 इंक ब्लॉट्स होते हैं, 5 ब्लैक व्हाइट, 2 रेड, 3 पेस्टल कलर 7 बाई 10 इंच के कार्डबोर्ड में, और 2 फेजेस में इसको टेस्ट किया जाता है, परफॉर्मेंस पेपर और इंक्वायरी। परफॉर्मेंस पेपर में चेक उसको दिया जाता है, वो कार्ड दिए जाते हैं, बोला जाता है क्या दिख रहा है आपको, और फिर उसको जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो नोट करता है और उसके एनालिसिस होते हैं जिसके हिसाब से वो एनालाइज करके बताता है कि क्या है। तो पहले परफॉर्मेंस पेपर दिया जाता है और फिर इंक्वायरी ली जाती है कि इसमें क्या दिख रहा है आपको, और फिर असेसमेंट बनाया जाता है। फिर सेकंड आता है टीएटी, टैट। तो मर्रे और क्रिस्टीना मॉर्गन ने 1930 में टीएटी का एग्जाम जो असेसमेंट बनाया, तो इसमें इन्होंने क्या किया कि कुछ 30 ब्लैक एंड व्हाइट पेपर बनाए, एक ब्लैंक कार्ड बनाया, डिफरेंट ऑडियंस के लिए डिफरेंट कार्ड्स बनाए, हर कार्ड में एक स्टोरी बनाई और उनको स्टोरी फोटो दिखाई और बोली कि बताओ क्या चल रहा है इसमें। आपने को जो समझ में आता है, जो आपके अंदर है, वही आपको उस स्टोरी में दिखता है और आप उसको डिफाइन करते हैं और वो उसको नोट करते जाएंगे कि अच्छा इस फोटो में इसको ये दिखा, मतलब इसकी पर्सनैलिटी ये इस तरीके की है। तो आप चेंज भी नहीं कर पाते जनरली। ये दोनों जो है वो असेसमेंट्स जो हैं, इट वाइडली डिपेंड्स ऑन जो असेसर है उसके ऊपर कि ये कितना अच्छे से असेस कर पा रहा है। फिर आता है रोजनवीक का पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट, जो कि फ्रांस रोजनवीक ने दिया था, जिसका इंडियन अडेप्टेशन प्रतीक पारिक ने किया था। इसमें 24 कार्टून पिक्चर्स होते हैं, पोर्ट्रेइंग 2 पर्सन इन अ फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन। हर पिक्चर में 1-2 स्पीच बलून्स होती हैं, एक स्पीच बलून ऑलरेडी भरी होती है एक फ्रस्ट्रेटर की वजह से, और एक ब्लैंक होता है। ये ब्लैंक आप हैं, तो अगर आपके जीवन में ऐसी घटना घटी तो आप क्या करोगे, ये आपको डिफाइन करना है, तो उससे आपकी पर्सनैलिटी चेक की जाती है। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, इसमें क्या किया जाता है, नंबर ऑफ इनकम्प्लीट सेंटेंस दिए जाते हैं और उससे पता चलता है कि आपकी अंडरलाइंग मोटिवेशंस, अनकॉन्शियस मोटिवेशंस क्या है। तो माई स्किल्स आर, माई वीकनेसेस आर, हाउ आई वांट टू लिव नेक्स्ट 20 years, व्हाट आर माई करियर एस्पिरेशंस, व्हाट आर माई करियर गोल्स। इस तरीके के आपको टेस्ट जो है वो दिए जाते हैं। मैंने भी एक करियर असेसमेंट टेस्ट बनाया, अगर आपको चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, आई विल शेयर विद यू। एंड देन ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट। इसमें एक व्यक्ति को बैठाया जाता है, उसको बोला जाता है पर्सन बनाओ। अब ये छोटे बच्चों में ज़्यादा इफेक्टिवली काम करता है। मल्टीपल फीचर्स जो बच्चा बनाता है उसके सबकॉन्शियस से निकल कर आता है, फीचर्स को चेक किया जाता है और फिर ऑपोजिट जेंडर के बारे में फिगर बनाने बोला जाता है, उसको कंपेयर किया जाता है और एनालाइज करने की कोशिश की जाती है कि इसके अंदर क्या चल रहा है। ये होता है ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट। तो यहाँ पर हमने समझा सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स और इनडायरेक्ट मेजर्स। एंड थर्ड तरीका जो है वो है बिहेवियरल एनालिसिस। तो व्यक्ति के बिहेवियर को एनालाइज किया जाता है टू अंडरस्टैंड हिज पर्सनैलिटी 5 पैरामीटर्स के अंदर, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, रेटिंग्स, नॉमिनेशंस एंड सिचुएशनल टेस्ट। इंटरव्यू स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड होता है, पहले से पता है कि क्या सवाल पूछने हैं, पहले से नहीं पता है कि क्या सवाल पूछने हैं। ऑब्जर्वेशन, जो ट्रेंड एक्सपर्ट्स होते हैं वो व्यक्ति की हरकतों को देखकर समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसा है, किस तरीके से काम करता है, क्या सोच रखता है। रेटिंग्स दी जाती हैं, तो मैं आपके दोस्तों को बुलाऊंगा और बैठाऊंगा और बोलूंगा कि भैया रेटिंग दो, ठीक है, कि ये इस चीज़ में कैसा है। जो 1 to 5 हम रेटिंग देते हैं, 5 स्टार रेटिंग जो होती है वैसा। इसके अपने लिमिटेशंस हैं, हेलो इफेक्ट, मिडिल कैटेगरी बायस, एक्सट्रीम रिस्पांस बायस। तो कई बार जब आप करते हैं ना कि मिडिल वाले में पूरा डाल दिया, न्यूट्रल 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 डाल दिया रेटिंग्स में कि ये हर चीज़ में न्यूट्रल है, तो वो बायस है, मिडिल कैटेगरी बायस। कई बार हम या तो 1 देते हैं या तो 5 देते हैं, एक्सट्रीम रिस्पॉन्स बायस। और हेलो इफेक्ट में कई बार मेरा दोस्त है तो मैंने अलग रिस्पॉन्स दे दिया, ये मेरा दुश्मन है तो अलग रिस्पॉन्स दे दिया, तो हेलो इफेक्ट है।
नॉमिनेशंस में क्या किया जाता है, क्लास का मॉनिटर किसको बनाना है, हेड बॉय किसको बनाना है, नॉमिनेट करो। तो आपको क्या लगता है क्लास में सबसे बदमाश बच्चा कौन है, नॉमिनेट करो, तो आप उसका नाम स्पेसिफिकली दे देते हैं, तो ये नॉमिनेशन है। ठीक है, तो नॉमिनेट फॉर डिफरेंट पर्पस फॉर डिफरेंट चीजें, इसकी लिमिटेशन है पर्सनल बायस। आपका अगर दोस्त है तो आप उसको ऑब्वियसली बात है नॉमिनेट करेंगे। एंड देन सिचुएशनल टेस्ट, कि एक सिचुएशन दे दी जाती है, जैसे अभी हमने यूपीएससी का एग्जांपल लिया, सिचुएशन दे दी जाती है और देखने की कोशिश की जाती है कि उस सिचुएशन में व्यक्ति कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है, राइट। और उससे समझ में आता है कि व्यक्ति जो है वो लीडरशिप इसके अंदर है या नहीं है। जो GDPI अभी आपको होगा 12th के बाद कई सारे कॉलेजेस में एंट्रेंस के लिए, तो वो सिचुएशनल टेस्ट देकर कोशिश करते हैं देखने की कि वेदर यू आर कंपेटेबल इनफ फॉर द टेस्ट और नॉट, फॉर दैट पर्टिकुलर कोर्स और नॉट। सो दिस इज आवर चैप्टर नंबर 2, सेल्फ एंड पर्सनैलिटी। हैव अ क्लैरिटी।